तो पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश जल रहा है। गली गली में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और आज हालात बेकाबू हो गए। भीषण आगजनी, हिंसा शुरू हो गई। हालात को संभालने के लिए प्रशासन जुटा हुआ था कि अचानक तख्ता पलट की खबर आई और फिर करीब 2 बजे दोपहर को यह मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर देश छोड़कर जा चुकी हैं। शेख हसीना करीब 2:30 बजे ढाका से उड़ी और 5:36 पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। ये सारी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको आज की तस्वीरें दिखाते हैं। वो तस्वीरें जो बताती हैं कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में किस तरह से उबाल रहा। शेख हसीना को हटाने के लिए काफी संख्या में लोग सड़क पर उतर गए। राजधानी ढाका में हर रोड, हर गली चौराहे पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। राजधानी ढाका की सड़कों पर 4 लाख प्रदर्शनकारी उमड़ पड़े और शेख हसीना के खिलाफ विरोध इस कदर था कि आखिरकार उन्हें अंत में इस्तीफा देना ही पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना अपना विदाई भाषण पढ़ पाती, रिकॉर्ड कर पाती देश के नाम, उससे पहले ही उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना अपने ढाका वाले घर से पहले हेलीकॉप्टर के जरिए एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद हरकुलिस विमान के जरिए देश छोड़ दिया, हिंडन एयरपोर्ट पहुंची। बताया जा रहा है कि शेख हसीना के साथ उनकी बहन भी हैं और आज सुबह से ही बांग्लादेश के हालात बदले नजर आए। देश के अलग अलग इलाकों में देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए रविवार को दरअसल कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और इसके बावजूद प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, शेख हसीना का इस्तीफा मांगा और सड़कों पर उग्र प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ। ये प्रदर्शनकारी सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच झड़पें भी हुई। दरअसल हिंसा की तस्वीर आगजनी में बदलती चली गई। राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया और सड़कों से प्रदर्शनकारी पहुंच गए संसद तक, प्रधानमंत्री आवास तक भी इन प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें सामने आई। कोई प्रधानमंत्री आवास में बेड पर लेटा हुआ है, कोई संसद में माइक तोड़ रहा है, कोई प्रधानमंत्री आवास से सामान चुरा रहा है, जानवर उठा रहा है, कोई नाव में दरअसल सवार है, तो कोई वहां से कुर्सी, मेज और तमाम चीजों को चुरा ले जाने का प्रयास करता है। याद करिए किस तरह से श्रीलंका में 2022 में जब वहां पर हालात बिगड़े थे, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, सड़क पर जनता थी और इसी तरह की कमोबेश श्रीलंका से भी तस्वीरें सामने आई थी। उसी तरह के हालात आज बांग्लादेश में दिखे और वही श्रीलंका वाला एपिसोड बांग्लादेश में भी दिखा, जहां राजपक्षे परिवार श्रीलंका से चला गया था। उसी तरह से आज शेख हसीना भी देश छोड़कर भारत पहुंच आई हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी इतना उग्र हो जाएंगे, शायद इसका अंदाजा उनको नहीं था और अचानक दोपहर को दरअसल बांग्लादेश सैन्य प्रमुख की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जनरल वकार ने जानकारी दी कि शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं और अब मिलिट्री जिम्मेदारी संभालेगी। तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। लेकिन प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका था कि पुलिस और छात्रों के बीच आज सुबह से ही हिंसा की तस्वीरें दिखने लगी। सुरक्षा बलों ने काफी प्रयास भी किए हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए। आंसू गैस की गोली दागे गए, स्टन ग्रेनेड दागे गए। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की भी मौत हुई है और प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि वो पीएम हाउस के भीतर घुस गए। सोचिए, किसी देश का सबसे सुरक्षित ठिकाना प्रधानमंत्री आवास होता है आमतौर पर, और वहां पर भी ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। हालात बेकाबू होते चले गए। शेख हसीना को वक्त बिल्कुल नहीं मिला। इतना वक्त भी नहीं था कि वो 2 मिनट का भाषण रिकॉर्ड करें और अपने समर्थकों के नाम, देश के नाम अपनी बात कर सकें, अपना पक्ष रख सकें कि आखिर वो किस मजबूरी में, किस स्थिति में इस्तीफा दे रही हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार ढाका ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी। बताया कि शेख हसीना देश छोड़ने से पहले अपना विदाई स्पीच, फेयरवेल स्पीच जो है वो रिकॉर्ड करना चाहती थी। हालांकि स्थिति ऐसी बन गई कि भाषण की तैयारियों के बीच हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेशी अखबार की रिपोर्ट में लिखा गया कि स्थिति ऐसी बन गई थी कि उन्हें स्पीच रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला और अचानक देश छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमान सामने आए, लोगों से शांति की अपील की, वीडियो जारी किया, अंतरिम सरकार का ऐलान भी किया। ওনারা এখানে এসেছেন, আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব
এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব যে এই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্মের ব্যাপারে ওনার সাথে আলোচনা করে আমরা একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে দেশ পরিচালনা করব। जनरल वकार की नियुक्ति कुछ ही महीने पहले शेख हसीना की सरकार ने ही की और वही जनरल वकार आज शेख हसीना के इस्तीफे की खबर देते पूरे देश को नजर आए और ये भी कहा कि अब हालात जो है वो सेना संभाल लेगी, सेना के नेतृत्व में एक इंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और शेख हसीना के देश छोड़ने की खबर जैसे बांग्लादेश में लोगों को मिली, हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोग पीएम आवास तक पहुंच गए, यहां धावा बोल दिया। बंग भवन यानी प्रधानमंत्री आवास से प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें आने लगी। पीएम आवास स्थित स्विमिंग पूल में ये लुत्फ उठाते देखे गए तो खाना खाते हुए भी नजर आए। और तो और पीएम आवास से कई सारा सामान भी ये चोरी करके उठाकर लेकर चले गए। यही नहीं, प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के संसद भवन तक में पहुंच गए। याद करिए किस तरह से कैपिटल हिल की जो तस्वीरें आई थी यूएस में इलेक्शंस के बाद, उस तरह की तस्वीर यहां पर भी दिखी है। संसद भवन में घुसकर प्रदर्शनकारी हंगामा करने लगे। तस्वीरें देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी जो हैं ये पीएम आवास से लेकर संसद भवन तक में हुड़दंग करते नजर आए, उपद्रव करते नजर आए। और कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो दरअसल यहां डिसिप्लिन नहीं दिखा। अपनी आवाज हक की हो सकती है, लेकिन ये तरीका कितना जायज था, ये सवाल जरूर उठ रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें तब दिखी जब बंगबंधु मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा था। ये तस्वीरें बहुत शर्मनाक रहीं। वो बंगबंधु मुजीबुर रहमान जिनकी बदौलत बांग्लादेश ने आजादी पाई, 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश के तमाम लोगों ने लड़ा। भारत ने भी उसमें मुक्ति वाहिनी के जरिए और फिर सीधे युद्ध में साथ दिया। लेकिन उन मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है वो भी इन प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ी तो इसे शर्मनाक बताया गया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहां हालात बिगड़ते चले गए। विंग कमांडर आलोक साहा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है। आलोक सर, पहला सवाल यही कि एक तो हक की आवाज थी, जहां प्रदर्शन था, जहां अपने मुद्दों को लेकर नारे लगाए जा रहे थे, और एक ये तस्वीर जहां उपद्रव, आगजनी, हिंसा और साथ ही इस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, खास करके जो मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा है वो तोड़ने की कवायद। क्या ये माना जाए कि ये हिंसा की आवाज जो है ये हक की आवाज से शुरू होकर यहाँ तक अगर पहुंची तो उसके पीछे कोई बैकअप भी था, किसी की शह भी थी? और क्या इसको लेकर चाइना और पाक पर भी शक की निगाहें हैं? जी देखिए आयुष जी, बांग्लादेश में 3 पार्टियां सक्रिय हैं। एक तो अवामी लीग शेख हसीना का, और दूसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिद जिया जिसकी जिया, और तीसरा है जमाते इस्लामी जो कि कट्टरपंथी संगठन है। तो जो इस साल जनवरी में इलेक्शन हुआ था वहां पे, तो इसमें क्या हुआ था कि विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन का बहिष्कार किया था। बिल्कुल। और अमेरिका और चीन और कई देशों से एक सांकेतिक चुनौतियां भी दी गई थी, वार्निंग दी गई थी बांग्लादेश को कि भाई आपके यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि क्या हुआ कि इलेक्शन में जब शेख हसीना बहुमत से जीत गई, और ऐसा कहा जाता है कि आवामी लीग ने भी अपने कई डमी कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। अगर उनकी पार्टी बैन थी तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से उनके कैंडिडेट लड़े और जो कि हार गए। तो हो क्या रहा है कि धीरे धीरे बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो सोच है वो गहरी हो रही है, और आवामी लीग जो है वो बुरी तरह से इसमें लिप्त है। अवामी लीग का सीधा कनेक्शन आईएसआई पाकिस्तान से है। बीएनपी का या सर अवामी लीग का? जमाते इस्लामी, ठीक है, हाँ, जमाते इस्लामी जी, जमाते इस्लामी जी, जिस पर बैन लगाया गया है, सीधा उनका कनेक्शन है आईएसआई पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जो दूतावास है ढाका में, उसमें उनका आना जाना है। पाकिस्तानी दूतावास ने जो इस्लामिक छात्र थे, इस्लामिक कट्टरपंथी छात्र, सारे छात्र नहीं,
क्योंकि स्टूडेंट में जो इस जमायते इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है उसका नाम है छात्र शिविर। ये छात्र शिविर जो है वो जमायते इस्लामी का स्टूडेंट विंग है। इसके कई स्टूडेंट्स को बारी बारी से शरण भी दिया है वहां के एम्बेसी में। तो ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं चाहती है और वो चाहती है कि धीरे धीरे बांग्लादेश में ऐसा माहौल बने कि वो एंटी इंडिया हो जाए। हिंदुओं पर आप देखिए, कुछ दिनों पहले हिंदुओं पर आक्रमण हुआ था। वो जो आक्रमण हुआ था उसमें जमायते इस्लामी और जो इस्लामिक कट्टरपंथी वहां के लोग थे वो इन्वॉल्व थे। उस पर शेख हसीना ने काफी कड़े कदम उठाए थे उन लोगों के खिलाफ में। तो ये चीज इनको, जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं सोच वाले, उनको ये नागवार गुजर रहा था। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत का बगल में एक रहने वाला पड़ोसी देश जिसकी इतनी बड़ी सीमा हमारे देश से मिलती है, वहां पर अगर कट्टरपंथी सोच बढ़ने लगेगी और शासन में या सेना में अगर उसका प्रभाव होने लगता है तो भारत के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए, अभी हम तो दो फ्रंट पर युद्ध की तैयारी करते हैं। हमें अपनी सेना को दो जगह लगाना पड़ता है, एक पाकिस्तानी सीमा पे और एक चीन की सीमा पे। बिल्कुल, अगर बांग्लादेश में डीस्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है वहां पर, तो हमें वहां की सेना का, वहां की भी सीमा का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ तो हमारा जो एफर्ट है, कंसंट्रेशन है आर्मी का, वो डाइवर्ट होगा, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो अभी हम यही सोचते हैं कि जो वहां के जो आर्मी चीफ हैं वकीरुज्जमा साहब, अभी तक तो ऐसे संकेत हैं कि वो, उनका इंडिया के साथ, भारत के साथ काफी अच्छा संबंध है और वो इस स्थिति को शायद अगर निपटा ले अच्छी तरह से, सारे विरोधी पॉलिटिकल जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको उन्होंने बुलाया है और अगर इसका राजनीतिक समाधान निकलता है तो शायद ये अच्छा होगा और डीस्टेबलाइज होने से बांग्लादेश बचेगा।